दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इकोनॉमिक्स के लेक्चर सीरीज में आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। जी हां दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि इकोनॉमिक्स मेरा सबसे प्यारा सब्जेक्ट है। क्यों? मेरा बैकग्राउंड जो इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में बहुत लंबे समय से जुड़ा हूं और इसमें मैं आपको जितना बेहतर समझा सकता हूं शायद किसी और विषय में नहीं समझा सकता। इकोनॉमिक्स को लेकर के आपके मन में डाउट बड़े होते हैं, लेकिन जब आप आ गए स्टडी 91 पर तो अपने डाउट को रख दीजिए साइड में और इत्मीनान से करिए स्टडी। दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, क्या खास लेकर मैं आया हूं। दोस्तों आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब आपको कोई देने वाला नहीं है। जैसे सवाल क्या आते हैं इकोनॉमिक्स में, आपके मन में सवाल आते हैं कि सर क्या भारत सरकार नए नोट छाप करके अपने विदेशी कर्जों को चुका सकती है? ये विदेशी कर्जे का मामला क्यों सामने आया? दोस्तों अक्सर आपसे कहा जाता है, आपने न्यूज में सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा कि भारत सरकार के ऊपर बहुत सारा कर्ज है, बहुत कर्ज है। तो मान लो आप आ गए सिस्टम में और आपको लगा हमें भारत का जो विदेशी कर्जा है उसे क्या करना है, उतारना है। तो क्या भारत नए नोट छाप करके कर्जों को उतार सकती है? कभी न कभी ये बात आपके मन में आता होगा। क्या भारत सरकार नए नोट छाप करके कर्ज को उतार सकती है? क्या भारत सरकार नए नोट छाप करके भारत की गरीबी दूर कर सकती है? क्या भारत नए नोट छाप करके सभी बेरोजगारों में बांट सकती है? प्रश्न आता है ना, इसमें बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा ट्रेंडिंग पर चल रहा है। क्या भारत सरकार ऐसा कर सकती है? हम इकोनॉमिक्स में देखेंगे कि क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। इस तरह के तमाम सवाल हैं आपके मन में, जैसे कि आरबीआई की मौद्रिक व्यवस्था, जो रिजर्व बैंक है उसकी मौद्रिक व्यवस्था का प्रबंधन वो कैसे कर पाती है, कैसे ये सब मैनेज करती है वो, ठीक है। भारत में नोटों की छपाई का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे नोट छापे जाते हैं, या भारत के जो विदेशी कर्ज हैं वो किस मुद्रा में हैं, किस मुद्रा में है, और भारत सरकार अगर चुकाना चाहती है तो ये कर्ज वो किस मुद्रा में चुका पाएगी। मान लीजिए हमने अमेरिका से, चीन से, जापान से, रूस से, जर्मनी से, फ्रांस से, ठीक है, इन सभी देशों से क्या कर लिया, कर्ज ले लिया। तो हमें किस मुद्रा में कर्ज को वापस लौटाना है, ये बात आता है ना, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं कि नहीं, भारत के पास ये जो डॉलर है ये कहां से आता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आज आपको इस क्लास में मिलने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि इकोनॉमिक्स की ये क्लास आपके लिए नुकसानदायक होगी, बहुत मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग घबरा बहुत जल्दी जाते हैं, बीच में मेरी तबीयत 2-3 दिन के लिए खराब हो गई, ठीक है, और मैं जो है घर चला गया था, ठीक है, और समझ लीजिए कि एडमिट तो नहीं हुआ था आप लोगों की दुआ से, बट थोड़ा दिक्कत ज्यादा थी, ठीक है। और आप लोग परेशान हो गए कि लगता है नितिन सर चले गए। अरे यार नितिन सर कहीं नहीं जाएंगे, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है तो मैं यहीं पे रहूंगा और आपको सारी क्लासेस एज इट इज जैसे अभी तक मिलती थी वैसे ही और उसी क्वालिटी के साथ, उसी एनर्जी के साथ मिलती रहेंगी। तो आप लोग घबराइए मत। हाँ, हम बच्चों के लिए एडिशनल वर्क भी कर रहे हैं, जिसके लिए नए नए कोर्सेज बनाए जा रहे हैं। तो आप हमारे एप्लीकेशन पर, हमारे वेबसाइट पर आकर करके उस एडिशनल पैकेज को ले सकते हैं, ठीक है। अगर लेने के इच्छुक हैं तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे इसलिए बनाया गया है। बाकी जिनको नहीं लेना है वो मत लें, वो आराम से यूट्यूब पर जुड़ करके जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे थे वैसे हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला सवाल हमारे सामने यह है कि क्या भारत सरकार नए नोट छाप करके विदेशी कर्जे चुका सकती है। लास्ट वीडियो में जब मैं पढ़ा रहा था तो इसी सवाल के साथ अपने इस लेक्चर सीरीज को समाप्त किया था और आज एक नए लेक्चर सीरीज में इसको प्रारंभ किया जा रहा है। लेकिन आज भारत सरकार कितने भी करेंसी नोट छापने के लिए स्वतंत्र है और उसके पास नोट छापने की पूरी मशीनरी भी है, पूरी सामग्री भी है, तो आखिर क्यों सरकार नए नोट छाप करके विदेशी कर्जा नहीं चुका सकती? आप कहोगे सर आरबीआई हमारी है, आरबीआई के पास जो मशीन है वो हमारी है, हम सरकार में है, तो हम नोट छाप करके कर्जा क्यों नहीं चुका देते? प्रश्न बनता है ना, ठीक है। तो याद रखिए कि ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अगला सवाल आता है कि क्यों संभव नहीं है, आप बताओ ना क्यों संभव नहीं। तो इसके लिए आपको जानना होगा इतिहास, और इतिहास क्या कहता है उसके ऊपर चलिए बातचीत कर लेते हैं। इतिहास कहता है कि पहले आरबीआई के बारे में आप कुछ बातों को जान लीजिए, तब तो आप इसके मैकेनिज्म को समझ पाएंगे और मैं आपको बता पाऊंगा कि वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती। पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर आरबीआई की बात की जाए तो आरबीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना आरबीआई अधिनियम आया था 1934 में। 35 मत बोलिएगा, परीक्षा में प्रश्न आता है, क्या बोलेंगे? 1934
1934 में अधिनियम आया था। उस अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना की गई। कब? 1 अप्रैल 1935 को। जो अधिनियम था वो कब आया था? याद रखिए, अधिनियम आया था 1934 में, जबकि इसकी स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 में हुआ। 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में यहां से पूछा जाता है, ठीक है। एक प्रश्न क्या कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ है? ऑप्शन में दे दिया 1934, 35, 47 और 48। तो ज्यादातर बच्चे जो है सही भी करते हैं, बहुत सारे लोग गलत भी करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1934 में अधिनियम आया था और 1 अप्रैल 1935 को यह आरबीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है। आरबीआई को नोट जारी करने और उन्हें वाणिज्यिक बैंकों की मदद से देश की अर्थव्यवस्था में पहुंचाने का कार्य दिया गया। आरबीआई बेसिकली करती क्या है? क्योंकि आरबीआई बैंकों का बैंक है, सेंट्रल बैंक है, ठीक है, तो इसका काम है नोटों का निर्गमन करना। आरबीआई जितने नोट छापती है उन नोटों को वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से, वाणिज्यिक मतलब ये जो आप पढ़ रहे, पीएनबी पढ़ते हो, यूबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एसबीआई हो गया, ठीक है, जितने भी बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी बैंक हो, ठीक है, उनको वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है, कॉमर्शियल बैंक कहा जाता है। उनके माध्यम से ये करेंसी जनता तक पहुंचती है या हमारे अर्थव्यवस्था में पहुंचती है। जनता में कह लो या अर्थव्यवस्था में कह लो, तो यहां तक पहुंचाने का कार्य इस आरबीआई को होता है, ठीक है। आरबीआई इसके अच्छा ये कार्य कर कैसे पाती है? तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आरबीआई नोट छापती है, लेकिन भारत सरकार से पूछ करके। नोट को छापने के बाद ये वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में नोटों को पहुंचा देती है। भारत में नोटों की छपाई का काम जो है दोस्तों, वो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, जिसको मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहा जाता है, उसके आधार पर किया जाता है। ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है? बड़ी बात है ना, ये भी जानना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं कि आरबीआई कितना भी रुपया छाप ले, ऐसा नहीं है। आरबीआई जो है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के आधार पर ही इस कैश को छापती है और यह प्रणाली भारत में 1947 से लागू किया गया। कब? 1947 से 1957 से इसको लागू किया गया, 1957 में। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां से 2 प्रश्न और आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि आरबीआई जिन नोटों का निर्गमन करती है वो किस व्यवस्था के आधार पर करती है? तो वहां बताइए, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर। यह मिनिमम रिजर्व सिस्टम यह कहता है कि आरबीआई मिनिमम 200 करोड़ रुपए अपने पास रखेगी। उतना रखने के बाद ही वो अगले समय में नोटों का निर्गमन कर सकती, अदरवाइज नोटों का निर्गमन नहीं हो सकता। कितना? कम से कम 200 करोड़ रुपया रखना पड़ेगा। आप कहोगे 200 करोड़ रुपया क्यों रखना है? क्योंकि हर नोट के ऊपर गवर्नर का सिग्नेचर होता है और उस पर लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं या अदा करने का वचन देता हूं, ऐसा लिखा होता है। तो उसके लिए कम से कम 200 करोड़ रुपया आरबीआई को अपने कोष में रखना पड़ता है और यह सिस्टम 1957 से लागू है। यह तो रही छोटी सी बात। अगली बात कह रहा है कि छपाई के मामले में हमने बहुत सारी बातें आपको बता दिया है कि आरबीआई के नोट कैसे और कहां छापे जाते हैं। आपको पूरी कहानी पता है। अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो थोड़ा सा पीछे जाकर और भी वीडियोस को देख लें, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, बात आती है यहां थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपको जितना भी मैंने मुद्दा बताया उन सारे मुद्दों को ध्यान से समझना हो तो पूरी क्लास आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। लिख रहा है कि रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय, शुरुआत में जिस समय रिजर्व बैंक बना उस समय इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता में था। पहले कलकत्ता में था, बाद में उसके हेडक्वार्टर को मुंबई लाया गया, ठीक है। तो याद रखिए, पहले कलकत्ता में था, बाद में दोस्तों इसको 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में इसका हेडक्वार्टर खोला गया, ठीक है। तो आज ही परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है, तो क्या बताएंगे? मुंबई। देखिए, जो जो परीक्षा में प्रश्न आता है मैं आपको बताते चल रहा हूं, ठीक है। एक अधिनियम वाला प्रश्न आता है 1934, एक स्थापना का प्रश्न आता है 1 अप्रैल 1935, एक जो पूछता है कि किस प्रणाली के आधार पर रिजर्व बैंक नोटों का निर्गमन करता है, तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। एक प्रश्न पूछता है कि न्यूनतम आरक्षित प्रणाली कब से लागू किया गया, तो 1957 से। 4 क्वेश्चन वहां पे हो गए थे। 5वां क्वेश्चन याद रखिए, आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखिए बॉम्बे है, मुंबई है। बॉम्बे ना बोल करके मुंबई बोलिए, ज्यादा सही है। लिख रहा है इसके अनुसार, जो अभी हम लोग पढ़े न्यूनतम आरक्षित प्रणाली करा, उसके अनुसार रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि वो आरबीआई के फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए की मूल्य संपत्ति हर समय अपने पास रखे। इस 200 करोड़ रुपए में 115 करोड़ रुपए का
सोना रखना है, गोल्ड रिजर्व उसे अपने पास रखना है, बाकी के 85 करोड़ का क्या करना है, कैश फॉर्मेट में उसे अपने पास रखना है या फिर विदेशी संपत्तियों के रूप में अपने पास रखना है। कुल 200 करोड़ लिख रहा। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जो कि 1 रुपए के नोट को छोड़ करके, 1 रुपए का नोट अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जितने भी मूल्य वर्ग के नोट हैं, चाहे 2 रुपए, अब तो 2 रुपए आते नहीं है, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए और 2000 रुपए, ये जितने भी मूल्य वर्ग के नोट हैं ये आरबीआई के द्वारा ही निर्गमित किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। 1 रुपए का नोट भारत सरकार के द्वारा निकाला जाता है, इसीलिए उस पर गवर्नर का साइन नहीं होता है। और 1 रुपए के नोट पर कभी आप देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं लिखा रहता है, उस पर डायरेक्ट लिखा होता है भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो सिग्नेचर होता है वो गवर्नर की जगह पर वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। किसका? वित्त मंत्री मत बोलिएगा, परीक्षा में यह भी प्रश्न आता है तो ध्यान दीजिएगा, वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है वहां पर, ध्यान रखते चलिए। देखिए जितना प्रश्न है मैं आपको बताते चल रहा हूं, बाद में मत कहिएगा कि नितिन सर ने हाईलाइट नहीं किया या अलग से हमें इंडिकेट नहीं किया, इंडिकेट करते चल रहा हूं, ठीक है। अभी देखिए आगे क्या है, सभी मूल्य वर्गों की नोटों की छपाई करता है। ज्ञातव्य है कि 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य नोट पर जो गवर्नर होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। करा कि इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई देश की जरूरत के हिसाब से कितनी भी बड़ी मात्रा में नोट छाप सकती है, लेकिन सरकार से पूछ करके। कितनी भी बड़ी मात्रा में नोट छाप सकती है सरकार से पूछ करके, उसको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर सरकार कह रही है, आरबीआई मान रही, तो नोट छापा जा सकता है। लेकिन नोट छापने के बाद क्या होगा, वो आंधी, वो तूफान, वो सुनामी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। एकदम आपके सामने ऐसे पूरा मैं हिस्ट्री आपको बताऊंगा और सारी कहानी आपके सामने से गुजरेगी, मतलब सब कुछ लगेगा आपके सामने 3D चल रहा है, 3D, ठीक है। ऐसा अभी आपको मैं समझाने वाला हूं, थोड़ा सा समय दीजिए। लिख रहा आरबीआई अपने रिजर्व फंड में 200 करोड़ की मुद्रा इसलिए भी रखती है ताकि रिजर्व बैंक के गवर्नर की शपथ जो है कि मैं भारत को या इस धारक को, भारत को नहीं, इस धारक को 10 रुपए या 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, इसे पूरा किया जा सके। अगला प्रश्न जो मैंने आपसे किया था कि क्या भारत विदेशी कर्ज किस मुद्रा में, भारत का जो विदेशी कर्ज है जो उधार ले रखा है भारत ने, वो किस मुद्रा में ले रखा है। भाई मैं चुकाने की बात अभी नहीं कर रहा हूं, मैं अभी कर्ज लेने की बात कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, कर्ज लेने की बात। पहले कर्ज ले लिया जाए, फिर कर्ज को चुकाया जाएगा और किस मुद्रा में चुकाया जाएगा उस पर बात करूंगा, और फिर मैं ये बात बताऊंगा आपको कि ये आरबीआई के माध्यम से क्यों नहीं चुकाया जा सकता, उसके ऊपर चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप ना। पहले आपको बता दूं किस में चुकाया जा सकता, क्या मतलब, पहले आप लोन तो ले लो। मान लो आप भारत सरकार हो, आप चल रहे हो कर्ज लेने, तो आपके सामने प्रश्न क्या खड़ा होता है कि भारत का जो विदेशी कर्जा है, भारत अपने देश में तो कुछ कर नहीं रहा है, वो विदेशों से कर्ज ले रहा है, चाहे जर्मनी हो, जापान हो, चीन हो, अमेरिका हो, इजराइल हो, किसी से भी। तो ये जो कर्ज ले रहा है ये किस मुद्रा में कर्ज ले रहा है उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। दोस्तों जून 2019 का एक डेटा हमारे पास है, इस डेटा के ऊपर हम पहले भी आपसे बातचीत कर चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा जून 2019 के अंत तक भारत के ऊपर जो विदेशी ऋण था वो लगभग 557 अरब डॉलर का था, जो कि जीडीपी का लगभग 19.8% था। कितना? लगभग 19.8%, और टोटल कितना था? 557 अरब डॉलर। मोटी मोटा आप 550 अरब डॉलर याद रखो, ज्यादा सही है, क्योंकि एग्जैक्ट आंकड़े याद रख पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप जनरल भाषा में क्या याद रखेंगे, लगभग। एक वर्ड हमेशा लगाया करिए, लगभग। अगर आप हमेशा बचे रहना चाहते हैं कंफ्यूजन से, तो लगभग 550 डॉलर आप बोलो, ठीक है, 550 अरब डॉलर, डॉलर नहीं, लगभग 550 अरब डॉलर जो है ये भारत के ऊपर क्या है, विदेशी ऋण है। करा अगर विदेशी मुद्रा भंडार के अनुपात के रूप में देखा जाए तो हमारे पास विदेशी मुद्रा का जितना भंडार है उसका 80% ये आंकड़ा आता है। लिख रहा है यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि भारत के ऊपर जितना विदेशी ऋण है उसका एक बड़ा हिस्सा डॉलर के रूप में है, ठीक है। सबसे बड़ा जो हम लोगों ने उधार ले रखा है वो डॉलर में ले रखा है। किसमें? डॉलर में ले रखा है। अभी मैं आपको एक एक बात बताऊंगा, एक एक बारीक से बारीक पॉइंट बताऊंगा, कभी जिंदगी में बातें आपको नहीं भूल सकती। आप खड़े खड़े किसी को भी इकोनॉमिक्स समझा दोगे, रिकॉर्ड है, ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। आप खाली ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। तो एक जो बड़ा, जो सबसे मोटी मोटा अमाउंट है वो डॉलर में, ठीक है।
कह रहा भारत की उधारी में सबसे बड़ा हिस्सा कुल ऋण का लगभग 38.2% कॉमर्शियल बोरोइंग का है। कॉमर्शियल बोरोइंग क्या होता है? यानी व्यापार के लिए जो बोरोइंग किया गया, जो उधार लिया गया, ऋण लिया गया है, उसका है। उसके बाद दूसरे नंबर पे लगभग 23.8% का हिस्सा किसका है? जो गैर निवासी भारतीय हैं उनके द्वारा जमा किया गया धन है। ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। ये दो बड़े आंकड़े आपके सामने हैं। चलिए बात आती है कि भारत में जो विदेशी कर्जा भारत ने ले रखा है इसको चुकाया कैसे जाए। दोस्तों पीछे का मत पढ़ो, पीछे का पढ़ लिए टेंशन हो जाएगा, घबराहट हो जाएगी। एक बात मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, मान लीजिए आपसे किसी व्यक्ति ने कर्ज ले लिया, आपके पास खूब सारा पैसा है, आपसे किसी व्यक्ति ने, मैंने आपसे उधार मांग दिया, मेरे भाई मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे उधार दे दो। ठीक है, आपने मुझे उधार दे दिया। ठीक है, और जब आप उधार चुकाने की बात है तो मैं आपसे बोल रहा हूं भैया एक काम करो, 5 किलो चावल ले लो, 10 किलो चावल ले लो, 5 कुंटल चावल ले लो। ये क्या तरीका है भाई? कोई कह रहा है हमसे हाथ का कंगन ले लो, कोई कह रहा है हमसे जूते चप्पल ले लो, कोई कह रहा है हमसे कपड़े ले लो, कोई कह रहा है हमसे जो है गॉगल्स ले लो। यार हम सामान क्यों ले ले? हमने आपको पैसा सामान में दिया क्या? नहीं। मैं आपसे जनरल पूछता हूं, देखो पीछे का मत पढ़ो, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप समझना चाहते हैं इकोनॉमिक्स को, पीछे का मत पढ़ो। पीछे का पढ़ लोगे कंफ्यूजन होगा, उत्तर जान नहीं पाओगे। मैं जिस विधि से पढ़ा रहा हूं उस विधि पर भरोसा रखो। ठीक है, नितिन सर के ऊपर बिलीव है ना, तो ध्यान से सुनते चलो। दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने अगर उधार कैश में दिया है तो आपको उधार कैश में चाहिए ना? कोई कह दे गेहूं ले लो, चावल ले लो, ये ले लो, वो ले लो, यार आप क्या करोगे लेके? वो आपके किस काम का? आपको जरूरत नहीं है, आपको पैसे चाहिए। ठीक वही होता है, अगर मान लीजिए भारत ने अमेरिका से कर्ज लिया है, भाई मुझे $100 दे दो, मुझे कोरोना पर जो है कुछ प्लान करना है अपने देश में, जो है कोरोना मुक्ति के लिए कुछ अभियान चलाना, मुझे $100 की जरूरत है। 100 अमेरिकी डॉलर या $100 मिलियन सपोज करो ले लिया आपने, कितना भी ले लिया, मुद्दा पैसे का नहीं, मुद्दा है ले लिया। आपको डॉलर जो मिला है, तो जब आप अमेरिका को पैसे लौटाएंगे तो किस फॉर्मेट लौटाएंगे? उसे रुपए देंगे। रुपए का कोई मतलब थोड़ा, अमेरिका आपके रुपए लेकर क्या करेगा? उसके बाजार में रुपए की कोई वैल्यू तो है नहीं। ठीक है, तो ऐसे में अमेरिका कहेगा भैया मैंने डॉलर में दिया, मुझे डॉलर दे दो। मैंने लोन किस में दिया है? डॉलर में दिया है, आप मुझे डॉलर में लौटा दो। यानी जो देश जिस रूप में ऋण देता है उस देश को उसी रूप में ऋण की वापसी करनी है, बस इतना सा मुद्दा। आप इसके लिए देखो एक दूसरा ऑप्शन देता हूं। मान लो हमने उधार ले लिया जापान से, क्या ले लिया हमने? जापान से क्या कर लिया? उधार ले लिया, और जापान ने भी लोन जो है, जो ऋण दिया हमें, वो डॉलर में दे दिया। तो अब ये जो हम उसको ऋण लौटाएंगे वो किस मुद्रा में लौटाएंगे? डॉलर में लौटाएंगे या फिर जो जापानीज करेंसी है उसमें लौटाएंगे? ठीक है, किस में लौटाएंगे बताओ आप? ठीक है, तो जिस मुद्रा में ऋण लिया गया है उसी मुद्रा में ऋण की वापसी किया जाता है, ना कि किसी और मुद्रा में। हाँ, अगर जापान लेने को तय, अब आपके मन में आएगा सर अगर जापान ने कह दिया कि यार जापानीज जो है करेंसी में आप मुझे लौटा सकते हो, क्या सर लौटा सकते हैं? हाँ यार, अगर जापान मान गया तो क्या दिक्कत है? अगर जापान मान गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अमेरिका तैयार हो गया, ठीक है चलो रुपए में लौटा दो, चलो ठीक है, तो लौटा दो, फिर कोई बात थोड़े। और यार यहां गणित नहीं है कि आपको जोड़ना है, का को पहले थोड़िए फिर भागे पर जाए, गुणा करो धन जोड़ के, ऋण को देव घटाए, नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां ये मार्केट है, इजी मार्केट है। सामने वाला पैसा नहीं दे रहा और आज बोला 5 कुंटल चावल ले लो, आपको लग रहा है कि मेरा पैसा बैड डेट में चला जाएगा, यार एक काम करो जो निकल रहा वही ले लो, 5 कुंटल चावल ही बेच दो भैया, जाओ। ठीक है, ये भी किया जा सकता है जब लेने वाला स्वयं तैयार हो। अब देखिए मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, कोई रटने वाली बात नहीं, मैं आपको रटा दूं फिर काम गड़बड़ हो जाए, नहीं, ये सब नहीं करना है, रटना नहीं है, आपको मेथड समझना है। अगर कोई विदेश राजी हो जा रहा है किसी करेंसी के लिए तो ठीक है, नहीं राजी हो रहा है तो नियम क्या कहता है? अगर नहीं राजी हो रहा है तो नियम कहता है कि जनरल नियम जो है कि जिस मुद्रा में आपने ऋण लिया है उसी मुद्रा में ऋण का भुगतान आपको करना है। वही बात यहां पे लिखा है कि ध्यान रहे कि भारत जिस मुद्रा में उधार लेता है उसी मुद्रा में भारत को चुकाना पड़ता है। लेकिन मोदी शासन के दौरान में भारत पर जो विदेशी कर्ज था लगभग 2014 से लेकर 2019 के बीच में, ठीक है, इसके हालात में बता रहा हूं, दिसंबर 2014 का आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊं तो कुल विदेशी ऋण जो था वो लगभग 462 अरब डॉलर था। कितना? 462। जबकि 2019 में हमने देखा कितना हो गया था, लगभग 550 अरब डॉलर हो गया था। ठीक है, तो उस समय का जो था वो टोटल जीडीपी का लगभग 23.2% था। वही जून 2019 में बढ़ करके 557 अरब डॉलर हो गया। इस तरीके से देखा जाए तो लगभग 95 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हो गई। कितना? लगभग 95 अरब डॉलर, बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों। तो इतना ज्यादा कर्जा बढ़ चुका है। ठीक है, अब बात आता है दोस्तों कि अगर मान लो हमें अमेरिका को पैसे
पैसे लौटाने हैं, किसमें? डॉलर में। तो हम अमेरिका को पैसे कैसे लौटाएंगे? हमारे पास डॉलर होगा तब ना लौटाएंगे, आप बताओ। अगर हमारे पास डॉलर होगा, चलो मान लो हमें क्या करना है, हमें अपने देश का कर्जा उतारना है मेरे भाई, ठीक है, कि कैसे भी करके $550 जो है वो हम कर्जा उतार दें। अभी कैसे पॉसिबल है? कर्जा कैसे उतरेगा बताओ? तो हमें क्या करना होगा, हमें अमेरिका को डॉलर में रिपेमेंट करना होगा, ठीक है। अब ये डॉलर आएगा कहां से, बात ये भी तो आती है। तो चलो ये प्रश्न का उत्तर मैं आपको देता हूं कि जो डॉलर है वो भारत में निम्न स्रोतों से आता है। वो स्रोत आपके सामने लिखे गए हैं। अब वो स्रोत कौन कौन से हैं? पहला लिख रहा है कि विदेशी निवेश से, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का नाम आप सुनते हैं, ठीक है, सुनते हैं ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, या जो विदेशी निवेश आम जनरल भाषा में बोलते हो, ठीक है। यानी जब कोई विदेशी कंपनी भारत में निवेश करने के लिए आती है तो अपने साथ क्या लाती है? डॉलर लाती है। मान लो अमेरिका की कंपनी को हमने आकर्षित किया, भैया आप आ जाओ भारत में निवेश करो, हम आपको जमीन देंगे, स्टार्टअप देंगे, आपके लिए हब बनाएंगे, ये देंगे वो देंगे, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, हम आपको सुविधाएं देंगे, आपके लिए टैक्सेशन पॉलिसी बनाएंगे। हम उनको आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों को बुला रहे हैं। होता है ना, समिट होता है, भारत सरकार इसीलिए बुलाती है, इसीलिए बड़े विदेशी कंपनियों को बुलाया जाता है। कई लोग तो जो है टांगड़ा देते हैं, भाई अरे विदेशी कंपनी भारत में आएगी, पूरा पैसा लूट ले जाएगी, ये कर लेगी, अरे वो पैसा लूटने का बात छोड़ो, पहले मैं जो पूछ रहा हूं वो बताओ, मैं जो पूछ रहा हूं वो बताओ। पैसा लूटने का काम बाद में है। जो भारत ने पहले से ऋण ले रखा है $550 अरब, वो कैसे चुकाया जाएगा? वो डॉलर कहां से आएगा? हम विदेशी कंपनी को नहीं बुलाएंगे तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, हमारे पास डॉलर नहीं आएगा, डॉलर नहीं आएगा तो हम भुगतान नहीं कर पाएंगे। और जितना जल्दी भारत सरकार चुका दे उतना ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज डॉलर का रेट भी तो फ्लक्चुएट करता है। तो क्या करोगे बताओ? 60 का लिए थे 70 पे वापस करो, वो भी तो नुकसान जा रहा है, तो कौन देखेगा उसको? देखो ध्यान से, अगला लिख रहा है कि निर्यात से मतलब जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, भारत सरकार बार बार कहती है एक्सपोर्ट करो, खूब एक्सपोर्ट करो। भारत सरकार ने उसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन भी चलाया हुआ है, आपको आगे पढ़ाया जाएगा एक्सपोर्ट प्रमोशन। अगर आप कोई भी सामान का एक्सपोर्ट करते हैं तो भारत सरकार उस पर टैक्स बिल्कुल मिनिमम लेती है, इंपोर्ट करने पर ज्यादा टैक्स लेती है। कुछ लोग आयात करते हैं विदेशों से, अरे आयात करोगे और ज्यादा लफड़ा होगा। क्यों? आपने विदेशों से सामान मंगा लिया तो हमारा कर्जा क्या हो जाएगा? और बढ़ता जाएगा। कर्जा कैसे बढ़ेगा आप नहीं समझ रहे हो। जैसे आपने विदेशों से आयात किया तो आप पेमेंट करोगे या तो डॉलर में पेमेंट करोगे, एक तरफ हमें डॉलर जुटाना है और आप डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं। भाई अगर आप मान लो अमेरिका के किसी कंपनी से कोई सामान खरीद रहे हो तो रुपए में थोड़े खरीदोगे, आप तो डॉलर में खरीदोगे ना। तो आप जब डॉलर में खरीदोगे तो हमारे देश से डॉलर चला गया और हम लोग सोच रहे हैं यार कि डॉलर रहे हमारे पास, हमको डॉलर अपने गुल्लक में डाल के रखना है, आपने डॉलर को बाहर भेज दिया। तो सरकार कहती नहीं, इंपोर्ट करने के ऊपर क्या करो, थोड़ा सा पाबंदी लगाओ, प्रतिबंध लगाओ, ठीक है। लेकिन एक्सपोर्ट हो रहा है तो लोगों को बढ़ाओ, पुश करो एक्सपोर्ट करने पर। तो लिख रहा है कि निर्यात करने से, अर्थात जब हम अपने यहां किसी वस्तु को किसी दूसरे देश में बेचते हैं तो हमें डॉलर मिलता है। भारत में जो बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, जैसे मान लीजिए भदोही का नाम सुना होगा, संत रविदास नगर भदोही, ठीक है, वहां पे कालीन बनता है और विदेशों में कालीन की खूब डिमांड है, खूब मांग है। भारत की चाय की, भारत की कॉफी की, भारत के मसालों की, ठीक है, इन सब का, भारत के रत्न का, भारत के आभूषण का, भारत के कपड़ों का, ठीक है, इन सब का वर्ल्ड वाइड खूब डिमांड रहता है। तो जब इन चीजों का एक्सपोर्ट होगा तो विदेशी पैसा जो भारत के पास में आएगा, और जितना विदेशी पैसा आएगा भारत के लिए उतना ज्यादा फायदा, एकदम गदगद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पैसा जो वापस कर दिया जाएगा। मुद्दा समझ रहे हो ना? एकदम आराम से पढ़ो यार, इकोनॉमिक्स कोई भकाऊ नहीं है, डर नहीं, भूत नहीं है, एकदम आराम से पढ़ो, चीजों को समझते चलो, कुछ और नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब बिल्कुल घबराओ मत आप लोग, बिल्कुल मैं अगर 2 दिन मेरी तबीयत खराब हो जाती है, परेशान हो जाते हो, या 2 दिन अगर मैं रेस्ट पीरियड में ले लिया, छुट्टी ले लिया कि भैया बहुत हो गया, थोड़ा सा मुझे 1-2 दिन आराम करने दो, घूमने टहलने दो, जो निजी जीवन है उसको जी लेने दो, पता आप लोग एकदम परेशान हो जाते हो। मत परेशान हुआ करो, मैं यही हूँ, यूट्यूब पर ही हूँ, आप क्यों फिक्र करते हो यार। जिन लोगों को भरोसा नहीं उनको मैं नहीं भरोसा दिला सकता, जिनको आज तक नहीं भरोसा हो पाया नितिन सर के ऊपर, अब उनकी कोई बात ही नहीं करना है हमको। मैं यहां से कहीं नहीं जा रहा हूं, आप लोग झूठ मूठ का जो है डिस्प्यूट क्लियर करते हैं, ठीक है, तो ये सब मत किया करिए, आराम से पढ़ाई करिए। लिख रहा है कि विदेश, और देखो और पैसा कहां से आएगा, देखो या जो विदेशी निवेश है उससे पैसा आएगा, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे उससे पैसा आएगा। लिख रहा है विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा जो पैसा भेजा जाता है वो डॉलर के रूप में मिलता है।
जो पैसा बाहर से आता है ना, जो लोग बाहर कमाने गए हैं वो पैसा भेजते हैं भारत में, पैसा आता है भारत में, ठीक है भाई। उनको पेमेंट रुपए में थोड़ा मिलेगा। कोई आदमी मान लो अमेरिका में काम कर रहा है, ठीक है, आपके घर का कोई अमेरिका में काम कर रहा है, तो उसको सैलरी तो अमेरिकी डॉलर में मिलेगी, तो डॉलर क्या कर देता है, अपने घर भेज देता है, ठीक है, लगा दिया पैसा घर के लिए, आ गया तो उससे फायदा मिलता है, ठीक है। अगला लिख रहा है कि विदेशी स्टूडेंट्स जो कि भारत में पढ़ने आते हैं, अभी हमारे यहां शिक्षा का हब उतना मजबूत नहीं हो पाया। हमें अपने हब को और ज्यादा मजबूत करना है कि जैसे हमारे देश के बच्चे विदेशों में जाके पढ़ते हैं, भाई विदेशी बच्चे भी भारत में आके पढ़े, क्योंकि जब विदेशी बच्चे भारत में आके पढ़ेंगे तो अपने साथ क्या लाएंगे, डॉलर लाएंगे। अभी ऐसा नहीं होता है, बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। अगर हम अपने देश में टूरिज्म का विकास कर दें तो सबसे बेहतरीन चीज है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर घूमने का कोई स्थान है तो भारत में। यार जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इतना कुछ है भारत में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, अकल्पनीय है। हर राज्य की अपनी विशेषता है, हर राज्य की। टूरिज्म के लिए हमारे पास अथाह भंडार है। भारत अगर अपने टूरिज्म को खाली डेवलप कर ले, केवल टूरिज्म को डेवलप कर लेना, इतने पैसे आ जाएंगे, इतने पैसे आ जाएंगे जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। टूरिज्म का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, भारत टूरिज्म पर फोकस करे, ठीक है। जहां पे टूरिस्ट प्लेस हैं वहां पर किस तरह से उन प्लेस को जो है विदेशी लेवल पर यानी देश विदेश में उसका प्रचार प्रसार किया जा सकता है, उसको बाकायदा शूट करे भारत क्या करे, बढ़िया से शूट करे। जितने भी प्राकृतिक दृश्य हैं उनका वीडियो शूट करे, वो प्रचार करे, उस पर ऐड पे खर्च करे कि विदेशी लोग जो टूरिज्म के रूप में स्विट्जरलैंड और अलग अलग देशों में जाना चाहते हैं उनके सामने ऑप्शन हो कि आप भारत भी घूम सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्विट्जरलैंड में आपको ये मिलेगा और भारत में आपको ये मिलने वाला है। अगर इस तरह से भारत सरकार कुछ काम करे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे विदेशी पर्यटक भारत भी आना शुरू कर देंगे। हाँ, भारत में आने के बाद विदेशी पर्यटकों के लिए भारत सरकार को कुछ स्पेशल नीतियां बनानी पड़ेंगी, उनको सुविधाएं देनी पड़ेंगी, तब लोग आकर्षित होते हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए आप चले जाओ ईरान घूमो, आप जाओगे कभी ईरान घूमने? आप चले जाओ इराक बगदाद घूमना, आप जाओगे कभी? कभी नहीं जाओगे। क्यों? कहोगे पता नहीं, जाएंगे तो जाएंगे, लौट के आएंगे कि नहीं पता नहीं। क्यों? सिक्योरिटी नहीं है वहां पे। तो भारत में सिक्योरिटी है कि नहीं है ये बताना पड़ेगा आपको। आप स्विट्जरलैंड जाने में कभी नहीं डरते, क्यों? आपको पता है जिंदा जाएंगे और जिंदा ही वापस आएंगे। और अगर आप चले गए अरब कंट्री में तो आपको पता है वहां बहुत लड़ाई झगड़े, वहां जाना सही नहीं है। डर होता है ना एक मन में, क्योंकि आपको अपनी सिक्योरिटी को लेकर के चिंता है। मैं एकदम फैक्ट पे बात करता हूं, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। यानी विदेशी पर्यटकों के द्वारा भी डॉलर प्राप्त होता है। कारण भारत को विदेशों से जो मदद मिलती है वो भी डॉलर के रूप में मिलती है, तो इन माध्यमों से भारत में डॉलर आता है और हम अपने रिजर्व को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्या भारत सरकार नए नोट छाप करके अपने कर्जे चुका सकती है? नहीं। लिख रहा इसका उत्तर यह है कि भारत अपने कर्जे नोट छाप करके नहीं चुका सकती, कभी नहीं चुका सकती। अब आपके पास अगला सवाल है, सर क्यों नहीं चुका सकती है? मैकेनिज्म हमारा है, मशीन हमारा है, हमारी सरकार है, हमारा आरबीआई है। हम कहेंगे छाप 1000 करोड़ 1000 छपेगा, हम कहेंगे छापो 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ छपेगा, फिर क्यों नहीं चुका सकती है? ऑप्शन उत्तर देखिए, लिख रहा है भारत सरकार नए नोट छाप कर कर्ज इसलिए नहीं चुका सकती है क्योंकि भारत को कर्ज, ध्यान दीजिएगा, भारत को कर्ज डॉलर में चुकाना है, रुपए में नहीं चुकाना है। अनायास का रुपया मत छापिए, ठीक है, नहीं तो क्या करना होगा, इस रुपए की सप्लाई अर्थव्यवस्था में जाएगी और पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। सर आप इतनी दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी? आप कैसे कह सकते हैं? आपने बोल दिया फटाक से, आप साबित करके दिखाओ हमारी अर्थव्यवस्था इस 1000 करोड़ रुपए की वजह से, छपने की वजह से, या अनायास मुद्रा छपने की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था गिर रही है। सर हमें एक स्टोरी सुना दो, ठीक है, अभी सुनाता हूं स्टोरी, इस टॉपिक को पहले कंप्लीट होने दो। लिख रहा आगे सुनिए, कह भारत को कर्ज किसमें चुकाना? डॉलर में चुकाना है, भारतीय रुपयों में नहीं चुकाना। अगर भारत सरकार नए रुपए छाप लेती है तो जिस देश या संस्था से सरकार ने कर्ज ले रखा है, भारत के रुपए लेने से मना कर सकते हैं। अमेरिका कहेगा हमको नहीं चाहिए रुपया आपका, हमें आपका रुपया नहीं चाहिए। जापान कहेगा हमें रुपया नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो या तो डॉलर चाहिए या तो जिस मुद्रा में आपने कर्ज लिया उस मुद्रा में करें वापस करो, ठीक है। इस प्रकार नए नोट छापने का कोई तर्क ही नहीं बनता और नए नोट छापने से देश में नोटों की जो छपाई का खर्चा है वो बेवजह जाकर के बढ़ जाएगा। आगे लिख रहा है कि यदि बाहरी देश और संस्थाएं किसी मुद्रा में कर्ज वापस लेने को तैयार हो जाती हैं तो भारत जरूर इस कर्ज को उतार सकता है, लेकिन संस्थाएं ऐसा करेंगी नहीं। अगर आपके मन में आता है, अच्छा मैंने अभी कहा ना अमेरिका कह रहा अच्छा रुपया दे दो, रुपया दे दो, अरे गदगद मत हो, एक कल्पना है। अमेरिका क्यों कहेगा?
अमेरिका क्यों कहेगा रुपया दे दो? अमेरिका क्यों कहेगा? कभी नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि जो भारतीय रुपया है वो ग्लोबल करेंसी नहीं है। सर ये ग्लोबल करेंसी क्या होता है? ग्लोबल करेंसी वह करेंसी होती है जिसमें सभी देश व्यापार करते हैं, सब उसको मानते हैं। ग्लोबल करेंसी वह होता है। डॉलर एक ऐसी ग्लोबल करेंसी है जिसको दुनिया में हर एक देश एक्सेप्ट करता है, उसका वैल्यू है। रुपए का कोई वैल्यू नहीं। रुपए का वैल्यू सिर्फ आपके देश में है, बाहरी देशों में इसका कोई वैल्यू नहीं है। 1 रुपए की वैल्यू नहीं, कुछ। ठीक है, जो वैल्यू है सब यही है। ठीक है, तो याद रखेगा, यहां पर मुद्दा आप समझ गए ना। अब आगे कहानी सुनो कि ध्यान रहे कि रुपए का अपना कोई मूल्य नहीं होता है। जो रुपया का आप मूल्य देख रहे हो, ये रुपए का एक्चुअल में कोई मूल्य नहीं होता है। इसका मूल्य हम किस वजह से जानते हैं? क्योंकि इस वस्तु को देने से हमें कोई वस्तु प्राप्त हो जाती है। सपोज करो अगर हमारे पास एसी है तो इस एसी के लिए हमने 40,000 रुपए खर्च किए और 40,000 नोट जो है इस एसी के लिए हमने क्या किए? खर्च किए। तो उस जो रुपया है ना उसकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू इस एसी का है, वैल्यू इस एसी का है। और यह एसी जो है उस कागज के नोट से मिल जा रही है, इसकी वजह से उस कागज के नोट का वैल्यू बनता है। यानी सही मायने में देखा जाए तो मूल्य जो होता है वो वस्तु में होता है, ना कि कागज के नोट में। कागज के नोट में मूल्य नहीं होता है, मूल्य हमेशा वस्तु में होता है। ठीक है, और उसी वस्तु के लिए कागज के नोट चलाए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कागज का नोट समाप्त हो सकता है। ये एसी भारत में भी बिक सकती है, अमेरिका में भी बिक सकती है। इसके लिए आपको किसी करेंसी की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इसी का मूल्य है और इसी के मूल्य को देने के लिए अलग अलग नोटों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर भारत सरकार नए रुपए छापती है तो देश में मुद्रा पूर्ति जो है वो बढ़ जाएगी, यानी मार्केट में सप्लाई। भाई आरबीआई छाप कर क्या रखेगी? अपने पास तो रखने के लिए छापी नहीं है। अगर रखना था तो छापे ना होते। क्या कर रहे थे? छापे, उसका मतलब मार्केट में भेजना है। अब मार्केट में वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से भेज देगी तो मार्केट में क्या हो जाएगा? पूर्ति, जो मुद्रा की सप्लाई है वो सप्लाई बढ़ जाएगी। किसी न किसी रूप में यह नोट कहां पहुंच जाएगा? मार्केट में आ जाएगा। जिससे क्या होगा? जिससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया कि किस तरह से अगर सप्लाई बढ़ा तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब महंगाई जो आ जाएगी, सभी के पास पैसे पहुंच गए ना, पैसे मार्केट में आएंगे तो महंगाई आना तय है। और एक साथ 10,000 करोड़ छाप दिया तो अर्थव्यवस्था का गिरना भी तय है, गिर जाएगी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये कहा गया। करें जैसे जो चीज अभी आपको 100 रुपए में मिल रही है, अगर जरूरत से ज्यादा पैसे छाप करके मार्केट में भेज दिए जाएं तो यही वस्तु 150 से 200 रुपए में आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि अब उसको खरीदने वाले ज्यादा लोग हैं। अब उसको खरीदने वाले ज्यादा लोग हैं तो 150 से 200 रुपए खर्च करने होंगे। इससे देश में कोई भला नहीं होगा, बल्कि उल्टा ही हर चीज का दाम बढ़ता जाएगा। ठीक है, और किस अनुपात में बढ़ेगा? जिस अनुपात में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई गई है उसी अनुपात में यहां पर वस्तुओं का जो मूल्य है वो मूल्य भी बढ़ेगा। यह इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार अनगिनत रुपया छाप तो सकती है, लेकिन छपाई से देश में महंगाई ही बढ़ेगी, इन्फ्लेशन आएगा, गरीबी में कोई भी कमी नहीं होगी और ना ही उससे विदेशी कर्ज उतारा जा सकता है। ऐसे में अनगिनत रुपए छापने का जो ख्वाब है सरकार को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, न छापे तो ही सही है। अगर आपको लगता है कि खूब सारा पैसा छाप दो, पैसा छापोगे मार्केट में भेजोगे, अनायास का महंगाई बढ़ेगा, ये 40,000 की एसी 60,000 रुपए में बिकने लगेगी। क्यों? क्योंकि जो आपने मार्केट सप्लाई दिया है, अब 10 और लोगों के पास पैसा आ गया, वो पैसे ज्यादा खर्च करेंगे। जब डिमांड बढ़ती है तो वस्तुओं का मूल्य भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हमने पढ़ा है ऐसा। ठीक है, और ये समस्याएं हमें फेस करने को मिलेंगी। ध्यान दीजिएगा, लिख रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो अधिनियम 1934 में आया था उसकी धारा 22, परीक्षा में भी प्रश्न आता है, धारा 22 क्या करता है? आरबीआई को नोट जारी करने का अधिकार देता है। ठीक है, करा आरबीआई देश की सर्वोच्च मौद्रिक संस्था है। यह नोटों 1 रुपए का नोट छोड़ करके बाकी अन्य नोटों का मुद्रण करती है और देश के वाणिज्यिक बैंकों को वितरित करती है। इसलिए आरबीआई पूरी अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति का निर्णय करती है। दोस्तों अगली क्लास, ये आज की क्लास थोड़ी छोटी है, अगली क्लास में दोस्तों आरबीआई की मौद्रिक नीतियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था बहुत लंबा टॉपिक है। मैं जब कोई टॉपिक पढ़ाता हूं ना, हम लोग मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष पढ़ रहे थे। ठीक है, डिमांड पोर्शन और सप्लाई पोर्शन के हिसाब से मुद्रास्फीति की चर्चा कर रहे थे और मुद्रास्फीति की चर्चा करते करते आज हम यहां पहुंच गए। हाँ, तो मैं टॉपिक को कोरिलेट करके पढ़ाता हूं। ये टॉपिक काफी लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि आज अगर इस हमको बता दिए मैं आपको कि भारत क्या करती है, आरबीआई के माध्यम से काम करती है, तो आरबीआई की नीतियां क्या हैं, उन नीतियों के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। ये नीतियां इतनी खतरनाक है कि अगर आप किताबों में पढ़ोगे ना, एक अक्षर आपको समझ
समझ में आने वाला नहीं है। तो मैं स्पेशल वीडियोज कल बनाऊंगा और आपकी क्लासेस दी जाएंगी, ठीक है। देखिए क्लास अभी आपको इकोनॉमिक्स की डेली क्लास दी जाएंगी, बाकी के अन्य क्लास जो चल रहे हैं यूट्यूब पर वो भी आप अटेंड करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों बहुत सारे लोग नाराज भी हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि स्टडी 91 आप सभी के लिए कुछ एडिशनल पेड प्रोग्राम लेकर आया, उससे बहुत सारे लोगों के मन में नाराजगी है। दोस्तों मैं आपसे साफ तौर पर करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन है, जाइए मत, 2 मिनट मेरी बातें सुन लीजिए। दोस्तों मैं क्या करूं, मैं अकेले करूं तो करूं क्या? मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब पर जैसे वीडियोस दिए जा रहे थे, जिस क्वालिटी के साथ दिए जा रहे थे, जिस एनर्जी के साथ दिए जा रहे थे, आपको वीडियो दिए जाएंगे, ठीक है। अभी क्या होता है, हमारे पास हर फील्ड के बच्चे हैं। कोई बच्चा बोल रहा है सर यूपीपीसीएस के लिए पढ़ा दो, कोई कह रहा है आईएएस के लिए पढ़ा दो, कोई कह रहा है आरओ के लिए पढ़ा दो, कोई कह रहा है कि हमको सर बिहार स्पेशल पढ़ा दो, कोई कह रहा है राजस्थान पढ़ा दो, कोई कह रहा है यूपी स्पेशल, कोई दिल्ली पुलिस पढ़ने को कह रहा है, कोई यूपीएसआई पढ़ने को कह रहा है, कोई एसएससी पढ़ने को कह रहा है, कोई एनटीपीसी पढ़ने को कह रहा है। हम क्या करते हैं, हम सभी लोगों का एक कंबाइंड बैच लेकर चलते हैं। जैसे अगर हम जीएस पढ़ाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि आपकी तैयारी एक लेवल पर हो, क्योंकि परीक्षा में जीएस ही आना है, ठीक है, मैथ आना है, रीजनिंग आना है, इंग्लिश आना है। इंग्लिश की फैकल्टी बहुत दमदार मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं, हमजा सर को, ठीक है, बहुत बेहतरीन फैकल्टी है, वो आपको इंग्लिश टीच करेंगे, मजा आ जाएगा पढ़कर। अभी तक हमारे पास इंग्लिश की फैकल्टी नहीं थी, अभी हमारे साथ तो जुड़ रहे हैं बहुत जल्द, और बहुत जल्द आपको वीडियोज मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वो हमारी कमी थी, हमने उसको दूर कर लिया। बाकी मैथ और रीजनिंग और जीएस की क्लासेस आपको प्रॉपर दी जाती हैं। तो आप बताओ, या तो हम सब लोगों को एक साथ लेके चलें, क्या पॉसिबल है कि एक टीचर सभी को अलग अलग लेके चल सकता है केवल YouTube के माध्यम से? क्योंकि YouTube का नियम है कि दिन भर में अगर हम ज्यादा वीडियोज अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सब तक नहीं पहुंचता है। ऐसे में यहां पर बाउंडेशन है हमारे पास, ठीक है, और हमारे सिस्टम बढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमें भी जरूरत है। अगर हम आपके लिए कोई एडिशनल प्रोग्राम दे रहे हैं जिसमें हम एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, जो हमारे टीचर हैं वो मेहनत कर रहे हैं, यार हम उनको मेहनत करने से क्यों मना करें? आप जाओ, आप क्लास को देखो, परचेज करो, ठीक है। अगर आपको तनिक भी क्वालिटी कम नजर आती है तो बताओ कि नहीं नितिन सर हमारा पैसा डूब गया, आप लोगों ने पढ़ाया नहीं। यार आप लोगों की क्या आदत है बताओ? किसी के ऊपर कटाक्ष करने से पहले सोचा करो कि कौन व्यक्ति सामने खड़ा है, उसकी मेंटालिटी क्या है। मैं देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, और कोई मेरे बारे में अगर इस तरह से अंगुली उठाए और गलत बोले, मुझे से बर्दाश्त नहीं है। मेरा दिल मत तोड़ो दोस्तों, मैं बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, कंटेंट ला के देता हूं, वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, सब कुछ फ्री करके रखा है, क्वेश्चन आंसर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर है, सब कुछ फ्री करके रखा है। कोई चार्ज लिया क्या आपसे? ब्लॉग बना के रखेंगे, करंट अफेयर चल रहा है, वीडियो चल रहे हैं, आज तक कुछ लिया मैंने आपसे? सब्जेक्टिव क्लासेस चल रहे हैं, क्या कुछ नहीं दिया जा रहा है? आप 1000-1500 रुपए के लिए इस तरह से बोल दोगे, मेरा दिल दुखित नहीं होगा यार? और उस 1000-1500 में आपको प्रॉपर 4-4, 5-5 घंटे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जा रहा है। जो बच्चा यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, एकदम पर्टिकुलर यूपीएसआई को ध्यान में रख करके वहां लोग मेहनत कर रहे हैं, 10-15 लोग आए हैं काम करने के लिए, उनको कैसे मैं मैनेज करूंगा आप बताओ? तो ऐसा काम मत करिए दोस्तों, ठीक है। आपके हित के लिए मैं बता रहा हूं, आप सपोर्ट करेंगे, हम सबसे बेस्ट हैं। देखिए आप ये मत देखिए क्या दिया जा रहा है, आप ये देखिए हमको पढ़ना और सिलेक्शन लेना। देखिए हमारी जिद है सिलेक्शन, क्यों? क्योंकि जिद्दी हैं हम, जिद ही हमारी सब कुछ है। आपको सिलेक्शन लेना है, ये एक मात्र हमारी जिद है, और हम आपको दिला के रहेंगे। आप उसके ऊपर बात करिए, आप सिलेक्शन के ऊपर बात करिए यार। आप पैकेज कोर्स इन सब के ऊपर क्यों बात करते हो? आप कंटेंट के ऊपर बात करो, ठीक है। तो आप जानते हैं कि नितिन सर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बिलीव करते हैं, भरोसा करिए, आगे बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।